आज सुबह पूरे घर में शोर शराबा मचा हुआ था। मनीषा और रूपा के जोर जोर से चिल्लाने और लड़ने की आवाजें आंगन तक नहीं रहकर बाहर तक फैल रही थी। गांव के लोग भी हैरान थे, आखिर यह झगड़ा कैसे शुरू हुआ। घर का आंगन अब कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा लग रहा था। जेठानी रूपा गुस्से से चिल्लाई, तू क्या समझती थी सारा दूध चुपचाप गटक जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी कि दूध कहाँ गया। देवरानी मनीषा भी कड़कती आवाज में बोली, अच्छा, जो सारी सब्जी आप और आपके पेटू पति साफ हाथ चट कर गए उसका क्या? चालाकी सिर्फ आप लोगों को दिखानी आती है, हमें नहीं। रूपा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, हाँ, तो घर का राशन भी मेरे पति की कमाई से आता है। तेरा पति करता ही क्या है? मनीषा ने कड़क स्वर में जवाब दिया। क्या मतलब? मेरा पति निठल्ला है, कोई काम नहीं करता है? इस बहस को देख चारपाई पर बैठे गोपीनाथ जी ने गहरी सांस भरी और अपनी पत्नी कावेरी से कहा, यह दोनों फिर शुरू हो गई। क्या इनको कोई काम नहीं है? कावेरी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप क्यों परेशान होते हो? यह तो इनका हर दिन का तमाशा है। जब तक एक दूसरे को जी भर कर पोष नहीं लेंगी, इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। तभी रूपा की आवाज और तीखी हुई, खबरदार, जो एक शब्द भी और कहा, वरना तेरी जुबान खींचकर हाथ में रख दूंगी। हिम्मत है तो छू कर दिखाओ। मनीषा ने भी चुनौती दी और दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ लपकी। इससे पहले कि हाथापाई शुरू होती, राजेश और मोहित बीच बचाव के लिए आ गए। राजेश ने रूपा की कलाई पकड़ी और बोला, चलो हो गया यह नाटक, और अंदर चलो। मोहित ने भी मनीषा को धमकाया, दिमाग खराब है तुम्हारा? बंद करो यह हंगामा और अंदर जाओ। पतियों के दखल से दोनों औरतें अपने अपने कमरों में चली गईं, लेकिन उनके भीतर सुलगते गुस्से की आग अभी शांत नहीं हुई थी। राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, रूपा, यह रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं लगती। घर में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। रूपा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, अच्छा, आप मुझे मिलजुल कर रहने की सीख दे रहे हैं? पहले जान लीजिए कि वह मनीषा आपके बारे में क्या क्या बोल रही थी। राजेश का चेहरा लाल हो गया। राजेश बोला, क्या कर रही थी? रूपा बोली, मनीषा कह रही थी कि घर का सारा राशन आप खा जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, बस बैठे बैठे खाते रहते हैं। मोहित ने मनीषा को डांटते हुए कहा, तुम्हें बार बार समझाता हूँ, झगड़ा मत किया करो, हर बार तमाशा क्यों करती हो? मनीषा ने ठंडी सांस ली और बोली, जब मैं बोलूं तो तमाशा, और जब आपकी भाभी मुझे नीचा दिखाए तो कुछ नहीं। अब मैंने तय कर लिया है, मैं भाभी के साथ रसोई में काम नहीं करूंगी। दोनों भाइयों का खून खौल चुका था। वे गुस्से में आंगन में आ गए और पीछे पीछे दोनों पत्नियों भी। अब लड़ाई केवल देवरानी जेठानी तक सीमित नहीं रही, दोनों भाइयों में भी टकराव शुरू हो गया। राजेश गरजते हुए बोला, छोटे, समझाओ अपनी पत्नी को कि मुझसे माफी मांगे। मोहित पलटकर बोला, क्यों भैया, लड़ाई भाभी ने शुरू की है, मनीषा क्यों माफी मांगेगी? राजेश ने कहा, तो इतना जहर भर दिया है तुम्हारी बीवी ने हमारे खिलाफ? रूपा भी बोली, ठीक है, आज तो फैसला हो ही जाए। मनीषा तमतमाई और बोली, हाँ, हो जाने दो। कावेरी जी ने अपनी आवाज में गुस्से से ज्यादा बेबसी झलकाते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं, कम से कम उनकी तबीयत का ख्याल तो लिया होता। राजेश और मोहित पूरी तरह से बिफर चुके थे, तो देर किस बात की भैया? रोज रोज की इस कीचक से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए। गोपीनाथ जी ने खामोशी तोड़ी, कुछ तो अक्ल से काम लो। एक छत के नीचे रहते हो तो थोड़ी बहुत अनबन होगी ही, पर इसका मतलब घर की बिखेर देना? राजेश ने उत्तर दिया, बाबूजी, हम बस इतना चाहते हैं, सब कुछ अलग अलग हो जाए। गोपीनाथ जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, तुम सब ने अपनी अपनी सुना दी, पर क्या किसी ने यह सोचने की कोशिश की कि हम क्या चाहते हैं? आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, अब मेरी बात सब कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, इस घर के टुकड़े नहीं होंगे।
रूपा और मनीषा क्रोध से भुनभुनाई और अपने कमरों की ओर बढ़ गई। राजेश और मोहित उनके पीछे चल गए। कमरे में रूपा गुस्से से बिस्तर पर थम से बैठ गई। पास ही मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, आप भी बड़े अजीब हैं। बाबूजी ने अपना हुक्म सुनाया और आप चुपचाप चले आए। राजेश ने लंबी सांस खींची और बोला, तो मैं और क्या करूं? आपने देखा नहीं बाबूजी कितने हाथ थे? रूपा ने व्यंग से कहा, आप हर बार बाबूजी के आगे हथियार डाल देते हो, और इस बार ऐसा नहीं होगा। या तो बंटवारा होगा या मैं बच्चों के साथ मायके चली जाऊंगी। मनीषा भी गुस्से में थी। मोहित ने कहा, ए मनीषा, बाबूजी ने साफ कह दिया है, बंटवारा नहीं होगा। मनीषा ने ठान लिया, या तो घर बटेगा या वह भूखी रहेगी। रात का समय हो चुका था और तनाव अब भी घर में था। अगली सुबह दोनों भाइयों ने गांव के सरपंच राम स्वरूप जी को बुलाया। पंचायत में घर का सारा सामान 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रसोई के बर्तन, अनाज, फर्नीचर, मंदिर की मूर्तियां, जमीन जायदाद सब बराबर बराबर बट गया। पंचायत में घर का सारा सामान 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रसोई के बर्तन, अनाज, फर्नीचर, मंदिर की मूर्तियां, जमीन जायदाद सब बराबर बराबर बट गया। सरपंच ने गंभीर स्वर में पूछा, माँ बाबूजी का क्या? उन्हें कौन रखेगा? राजेश और मोहित ने तय किया कि माँ कावेरी जी उनके साथ और बाबूजी गोपीनाथ जी दूसरे बेटे के पास रहेंगे। गांव वाले धीरे धीरे चले गए। आंगन में केवल गोपीनाथ जी और कावेरी जी बच गए। गोपीनाथ जी ने ठंडी आ भरी। आज पहली बार उनका अपना घर अजनबी लग रहा था। मनीषा और रूपा अपनी अपनी चारपाई रखकर आंगन में खड़ी थी। गोपीनाथ जी ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, बहू, यह बुढ़ापा ही वह पड़ाव है जब एक जीवन साथी को दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब शरीर जवाब देने लगे और कदम लड़खड़ाए, तब हम सफर का हाथ आखिरी सहारा बनता है। राजेश ने बेरुखी से कहा, बाबूजी, इस महंगाई में हम अतिरिक्त बोझ नहीं उठा सकते। कावेरी जी की आंखों में दर्द छलक रहा था। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और कहा, ठीक है, जैसा किस्मत को मंजूर हो। अगली सुबह रूपा और मनीषा के घरों में दोनों माता पिता बारी बारी से रहने लगे, मगर आज भी परेशानियां कम नहीं हुई थी। रूपा केवल खाना बनाती थी, बाकी काम कावेरी जी से करवाती थी। एक रात कावेरी जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गोपीनाथ जी ने राजेश और रूपा को बुलाया, लेकिन राजेश ने बेपरवाही से कहा, कल छोटे को कह देना, वह डॉक्टर के पास ले जाएगा। अब हमें चैन से सोने दो। मनीषा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। आंगन में केवल गोपीनाथ जी और कावेरी जी बचे थे। कावेरी जी ने खुद दूध गर्म किया और गोपीनाथ जी को दवा दी। दोनों पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण आंगन में फैल रही थी। गोपीनाथ जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, इस उम्र में जब सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, तब हम ऐसे हाल में देख रहे हैं। फिर 15 दिन बीत गए। गोपीनाथ जी ने तय किया, अब और नहीं। सुबह उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, अब बहुत हो गया, मैं और कावेरी अलग नहीं रह सकते, हम हमेशा साथ रहेंगे। रूपा चौकी और मनीषा भी। गोपीनाथ जी ने कहा, घर एक ही था और तुम लोगों ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। रूपा ने हल सुझाया, माँ दोनों घरों में बारी बारी रहेंगी। 1 महीने बड़े बेटे के पास, 1 महीने छोटे बेटे के पास। गोपीनाथ जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें छलक आई। अब वे दोनों फिर से साथ थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।